बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। कल बड़ा टाकरा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और देखें तो मुसलसल 2 दिन वो मैच जारी रहा। पहले दिन अगर हम देखें तो 147 रन 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। भारत के दूसरे दिन बाकायदा तौर पर दोबारा रिजर्व डे पे मैच खेला गया जहाँ पर 356 रन बाकायदा तौर पर बना लिए इंडिया ने और 357 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया। एक तरफ बॉलर कल के मैच में पाकिस्तानी बेबस दिखाई दिए तो दूसरी जानिब बैटर्स भी मायूस कुन कारकर्दगी के कल के मैच में मुजाहरा करते दिखाई दिया और 128 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। इससे बड़ा झटका पाकिस्तानी टीम को ये लगा कि हारिस रऊफ कल के मैच में अनफिट हो गए थे और जिसके बाद अगर हम देखें तो मजीद 2 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के और भी अनफिट हो गए। हारिस रऊफ के बाद नसीम शाह अनफिट हुआ और नसीम शाह के बाद अब जो है आगा सलमान भी जो है बाकायदा तौर पर अनफिट हो गए। तो पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगा हुआ है इस एशिया कप के आखिरी मैचेस के दौरान फाइनल 4 की जहां पर सिलेक्शन हो रही है टीमों की, वहां पर पाकिस्तान को नौजवान खिलाड़ियों से महरूम होना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर स्क्वाड ने बाकायदा तौर पर मैनेजमेंट ने जो है शाहनवाज धानी को तलब कर लिया और इसके साथ साथ जमान खान टीम को ज्वाइन कर लेंगे तो दोनों ही फास्ट बॉलर ज्वाइन करते दिखाई देंगे, लेकिन आगा सलमान का भी नेमुल बदर पाकिस्तानी टीम ने जो है अब तक लेते हुए दिखाई नहीं दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हॉकी के हवाले से एक बड़ी बुरी खबर आती हुई दिखाई दी कि क्वालिफायर राउंड होने थे पाकिस्तान के लिए, सुपर 8 मैचेस होने थे यहाँ पर, लेकिन वो भी पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन से छिन गई। तो ये एक बड़ी खबर है खेलों के हवाले से पाकिस्तान में आते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है बदियुस जमा साहब ने, उनसे भी बात करते हैं और फिर इसके बाद जो दीगर मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। बदियुस जमा साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बॉलर बेबस दिखाई दिए, बैटर कल के मैच में भी हमें मायूस करते दिखाई दिया। मोइन भाई, मैं सईद आजाद बोल रहा हूँ। जी सईद भाई, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? कल का जो पाकिस्तान का मैच हुआ है, देखें इसमें अब मैं बात करने आऊंगा तो ये टाइम कम हो जाएगा, मगर थोड़ी सी मैं पॉजिटिव भी बात करूंगा और थोड़ी सी मैं नेगेटिव अप्रोच से भी बात करूंगा। अप्रोच से ये बात करूंगा कि पॉजिटिव अप्रोच से ये बात करूंगा, देखें जी, इंडिया का अगर सेम डे मैच होता ना तो ये पोजीशन नहीं होती हमारी। तो जैसे एक विराट कोहली को इतना टाइम मिल गया, रात को सोने का मिल गया, उनकी मैनेजमेंट को इतना टाइम मिल गया, मैं समझता हूँ ये बड़ी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है नेशनल टीमों के लिए। लेकिन तो सही साहब है, विकेट तो एक जैसी थी दोनों के लिए, बैटर्स बेबस दिखाई दिए। नहीं, टेम्पो टूट जाता है। देखें ये क्रिकेट की जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़ी क्रिकेट होती है, उसमें मेन चीज ऑन द स्पॉट होती है। अब अगर मैं गारंटी दे, मेरा अपना तजर्बा है कि अगर इंडिया कल के मैच, परसों वाला मैच हो जाता तो ये मैं नहीं समझता था कि ये इतने रन करती और इस तरह से 100 करते ही। तो ये बड़ा उनको एडवांटेज मिला। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे जेन्युइन ये तीनों बॉलर जो है ना, आपको वर्ल्ड कप में नहीं मिलेंगे। अगर आपने एहतियात नहीं किया, आपका वर्ल्ड कप बहुत ही वर्स्ट जाएगा। आपके ये तीनों के तीनों बॉलर, ये फास्ट बॉलर जो है, ये अनफिट है। ये यहाँ इनकी फिटनेस की वजह से कप्तानी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। बाबर आजम किसी जगह भी इनसे कंटिन्यू 7 ओवर नहीं करा सका किसी फास्ट बॉलर से। लेकिन अब तो हमारे फास्ट बॉलर्स भी देखे तो नसीम शाह भी अनफिट हो गए, हारिस रऊफ भी अनफिट हो गए। क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? आगा सलमान भी अब टीम के जो खबरें आ रही हैं वो भी अनफिट हो गए। हम हमेशा यही बोलते रहे कि अगर आपने इसको कोई पीसीबी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, ये तो प्लेयर खत्म हो जाएंगे। अब वही प्लेयर देखा, अब मुझे आगे देखें, वो भी बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। आप उसको क्या कहते हैं, फहीम अशरफ को लेके आ गए इतने दिनों के बाद। ये मोनोपोली है और इनको ये खत्म करनी चाहिए। पाकिस्तान समझ के खेलना चाहिए हर आदमी को। ये 20 लड़के इन्होंने जमा कर ली हैं, वही फास्ट बॉलर आ जाते हैं घूम के, वही बैट्समैन आ जाते हैं। अब जो करण लड़का आ रहा है उसको चांस दें, फेयर का काम करें। और इस वक्त तो मैं कहता हूं कि सरफराज की बहुत जरूरत पड़ेगी, सरफराज को लेके आना बहुत जरूरी है।
अब आप समझिए कि आगा सलमान के अनफिट होने के बिना पर आप क्योंकि अगर डगआउट पे हम देखें तो सऊद शकील बैठे हुए नजर आ रहे हैं और फिर सरफराज की आप खुद कह रहे हैं कि अब जरूरत है क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे हमारे पास है शायद कोई ऐसा बैटर्स नहीं है जो लंबी इनिंग को लेके चल सके। कल भी हमने देखा कि जिस तरह फखर एक एंड पे खेल रहे थे लेकिन उनका कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने स्ट्रोक में भी बेबस दिखाई दे रहे थे। कल की अगर आपने इनिंग देखी तो फखर मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और कल भी जो उन्होंने स्ट्रोक खेलने की कोशिश की उस पर हमने देखा कि वो बाकायदा तौर पर खुलकर स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे थे। देखिए खुल के स्ट्रोक तो खेलना, जो बॉलिंग वो कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि आउट क्लास बॉलिंग की है उनके फास्ट बॉलरों ने, और उनके फास्ट बॉलरों ने जो बॉलिंग की है, फास्ट बॉलरों ने जो बॉलिंग की है वो क्लास बॉलिंग की है। आप देखिए उनकी जो जगह थी उस जगह से वो निकले नहीं, वो उस जगह से हटे। अच्छा, कल के हवाले से जिस तरह बुमराह बॉल कर रहे थे, सिराज बॉल कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि इन स्विंग आउट स्विंग शायद पाकिस्तानी बॉलर्स अब ऐसे माजी में जिस तरह वसीम वकार किया करते थे ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान में आते हुए अब कम दिखाई दे रहे हैं? गो के 2 से 3 बॉलर जरूर आए। अब्बास की अगर बात कर लें तो अब्बास बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया करते थे इन स्विंग आउट स्विंग। ये आपने बात बिल्कुल सही की कि इनकी बॉलिंग में तजर्बा नजर आ रहा था, इनकी बॉलिंग में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, वो जो चाह रहा था वो बॉल हो रही थी, दोनों स्विंग कर रहे थे और जिस तरह से लाइन में जिस जगह उसने बॉल की है वो बॉलिंग कर रहे थे। ऊपर से टीम इतनी थकी हुई लग रही थी। आप फील्डिंग की पोजीशन देख लें, आप मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की ये जो ये एशिया कप है, इसको खुदा के वास्ते बोर्ड को या पाकिस्तान को सोचना चाहिए। एक चीज है, थकी हुई टीम के हवाले से आप कल की बात कर रहे हैं, अगर देखें तो बाकायदा तौर पर जो कप्तान है हमारे बाबर आजम है, शायद उनको झटका ये नहीं लग गया कि हमने जो है हारिस रऊफ हमारे अनफिट हो गए जिसकी बिना पर शायद हमें नुकसान उठाना पड़ा। डेड ओवर अगर बात कर लें, मिडिल ओवर पे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते थे, डेड ओवर पे उसका भरपूर तौर पर शाहीन शाह नसीम शाह फायदा उठाते थे, लेकिन कल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखें आपने मोहिन, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तीनों के तीन, ये एक नसीम शाह मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सही तरह यूटिलाइज करेंगे तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये दोनों अनफिट हैं। ये शहनशाह अफरीदी भी अनफिट है, ये 5 ओवर से ज्यादा नहीं कर सकते। आपने ही मेरे प्रोग्राम में यही कहा था कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इन तमाम बॉलर्स को आप लूज टीमों के खिलाफ ना खिलाएं, मुतद्दिद मौके जरूर दें क्योंकि आने वाला वक्त हमारा वर्ल्ड कप था, लेकिन वर्ल्ड कप से अब कबल आपको पास जो है 2 फास्ट बॉलर और एक है मिडिल ऑर्डर पर आगा सलमान अनफिट हो गए, तो आप क्या समझिए अब वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए पाकिस्तान को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं बहुत सी परेशानी का वो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि देखें, वर्ल्ड कप एक मेन वहाँ क्लास, अब ये तो एशिया की तो 2 ही टीमें है ना, इंडिया और पाकिस्तान, इतना प्रेशर नहीं होगा जितना उसका प्रेशर होगा। और वो सही माने में वहां आपको जितना बॉलर होगा, बैट्समैन होगा, वहां क्लास पता चलती है कि वहां जोर लगता है। अब ये तो आपके बॉलर, ये तो मुझे 100% यकीन हो गया, इनको फिटनेस जो ट्रेनर है या डॉक्टर है टीम के अंदर, उसने बाबर आजम को ये बोला हुआ है कि 5 ओवर से ज्यादा नहीं कराना, ये गिर जाएंगे। तो इंकशाफ करते हुए आप चीजें कह रहे हैं कि 5 ओवर से ज्यादा हमारे फास्ट बॉलर से बाबर आजम और डॉक्टर्स के दरमियान जो मीटिंग हुई उस दौरान उन्होंने यही कहा कि 5 ओवर सिर्फ अपने फास्ट बॉलर से कराएं वरना ये गिर जाएंगे। सईद आजाद साहब, आज जो मैच जारी है आप देख रहे हैं श्रीलंका इंडिया का, 97 रन है जो है बाकायदा तौर पर जो है हम देखते हैं इंडिया ने बनाए, 9 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। मैंने सुना है मगर ये है कि मुझे अभी मैंने देखा नहीं है, मगर मुझे अब देखे ना, उन्होंने सबके सब स्पिनर खिलाए, स्पिनर से वो आउट कर रहे हैं। ये पॉलिसी होती है, हमारी यहाँ तो पॉलिसी 2 साल से नहीं यही ट्रैक चला आ रहा है। इनसे थोड़ा सीखना चाहिए कि आपके पास स्पिनर भी ऐसे क्लास के होने चाहिए कि जब स्पिनर्स तो आप टीम में डालते ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, ये अब पाकिस्तान की टीम देखें, ये इस वक्त अल्लाह, मैं तो पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि इन लोगों को समझ दे इतनी बड़ी, मगर ये पाकिस्तान के लिए नहीं, अपना करते हैं, मेरिट है नहीं।
अब ये 3 बॉलर अगर खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं कि इन तीनों में से 2-3 अनफिट हो गए, या अभी तक आपने मिडिल ऑर्डर सेट नहीं किया, आपके स्पिनर शादाब खत्म होने की पोजीशन पे आ गया है, उससे बॉल गिर नहीं रहा था। आपको पता है जिस बॉल पे इसने शर्मा ने इसको शादाब को मारा है, जिस जगह पे पिच हो रही थी बॉल, यकीन करें अंडर 13 बॉलर का बॉल गिरता है वहां। शाहिद आफरीदी का आप उठा के देख लें कि वो जेन्युइन वो उसका बॉल कभी भी ना इतना पीछे नहीं गिरा जितना पीछे इसके बॉल गिरता है, इसका बॉल गिर रहा था। इसका मतलब कि इतने इनकी उंगलियों में जान खत्म हो गई, शोल्डर में जान खत्म हो गई, वो प्रेशर ले ही नहीं पा रहे वो। बिल्कुल प्रेशर ले नहीं पा रहे थे कल के मैच के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स, और फिर बैटर्स भी इंडियन बॉलर्स से आगे बेबस दिखाई देते हुए नजर आए थे। अगर बात कर लें कल के मैच के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी इंडिया की टीम ने हासिल की है। सईद रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बाकी जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ नवीदुल अमीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो पे, बाकायदा तौर पर कराची जोन 6 के कोच हैं ये, तो इनसे भी बात करेंगे क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी रही है उस हवाले से पहले जावेद इकबाल भट्टी से बात कर लेते हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे, क्या आप देख रहे हैं इस कारकर्दगी को जहां पर अब हमारे पास 3 खिलाड़ी वर्ल्ड कप से कबल अनफिट हो गए? हाँ मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरह सईद आज़ाद साहब कह रहे थे कि हम भी कई प्रोग्रामों में इसका इजहार कर चुके हैं कि हमारे जो ये मैन फास्ट बॉलर हैं इन्हें छोटी छोटी टीमों के खिलाफ ना खिलाया जाए। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, हमने कहा था शहनशाह अफरीदी को आप रेस्ट दें। नेपाल के ख़िलाफ़ भी आपने वही टीम खिला दी। किस्सा मुख्तसर ये सुपर 4 का जो ये एक रोज़ा मैच और 2 दिन पे मोहित हो गया, और इंडिया को सोने पे सुहागा कि वो जब सूरज निकला हुआ उनकी जो बैटिंग आई है उनको वही बिल्कुल ड्राई विकेट मिली, ड्राई मौसम मिला, और फिर दूसरे दिन जो शुरू हुआ है वो भी उस पर ऐसे ही हुआ है मैच शुरू, तो स्कोर तो लग गया। लेकिन ये कि पाकिस्तानी लग रहा था कि बिल्कुल थके हुए, इनमें जान नहीं रही, और फिर हारिस रऊफ का अनफिट होना, उनकी कोई पसलियों में तकलीफ होगी वो नहीं कह रहे, आखिरी में नसीम शाह कलाई लेकर बाहर चले गए, आगे बॉल लग गई। तो मकसद ही इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई भी चीज़ जो हमारे हक में नहीं जा रही थी। जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया बैटिंग में, तो वो शुरू पहले ओवर से लेकर जिस तरह शहनशाह को 6 मारता शर्मा ने, आखिर तक जो है हम मैच में वापस नहीं आ सके। इसको हमें मानना चाहिए, और हमारी जो इंतजामिया बैठी है उनको भी सोचना चाहिए कि जो डग आउट में हमारे प्लेयर बैठे हैं, मिडिल और साउथ शकील बैठा हुआ है, वसीम जूनियर बैठा हुआ है, आप उनको उतारते, उनको खिलाते। अभी आगे देखें, अहम मैच वाला आने वाला है आपका, हो सकता है कि आप फाइनल से ही आउट हो जाए। जिस तरीके से श्रीलंका और इंडिया खेल रहे हैं, तो ये आपके लिए और इम्तिहान आने वाला, आपके प्लेयर अनफिट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे पहले से वर्क किया जाता है, ना कि आप बिल्कुल जब मुंह पर आ जाए टूर्नामेंट तो फिर आप प्लेस के बारे में सोचें। और बाबर को भी सोचना चाहिए कि मैंने ये जो 20 लड़के सिलेक्ट किए हुए आया, ये मुझे रिजल्ट देंगे अगले बड़े मैचेस में। देख, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ आपने बहुत अच्छा कर लिया, अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया आपने, नेपाल को मार दिया, बांग्लादेश को मार दिया, लेकिन जहां अच्छी टीमें आई आप एक्सपोज होना शुरू हो गए, एक्सपोज होते हुए नजर आए। नवीदुल अमीन साहब, जोन 6 से बाकायदा तौर पर रीजनल क्रिकेट का अगर बात कर लें तो आज आपकी टीम फाइनल भी खेल रही थी, क्या रिजल्ट आया आप खुद अभी थोड़ी देर में बयान कर देंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो रीजनल क्रिकेट को किस तरह देख रहे हैं? 13 साल के बाद अंडर 13 टूर्नामेंट का आगाज हुआ और KCC स्टेडियम पे और मुतअद्दिद दूसरे ग्राउंड पे इसके मैचेस खेले गए। ओवरऑल इस टूर्नामेंट को कैसा देखा आपने? देखें, पहले तो नदीम उमर साहब और जावेद खान भाई जो हमारे सेक्रेटरी हैं, इन लोगों की जो टीम है बहुत अच्छी, जिन्होंने टूर्नामेंट करा अंडर 13 का। आज हमने जोन 6 के अंडर 16 के ट्रायल भी लिए, जो कि 13 का टूर्नामेंट की आपने बात की, 13 साल बाद जो है वापसी आई है 13, 16, 19 जोनल लेवल पे। इससे जो है एक समझ लें जो पाइपलाइन हमारी चौक हुई हुई थी, इससे प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, वो पाइपलाइन इन्होंने आज बहाल कर दी है कि अभी तक से आपको दोबारा प्लेयर अनवर अली, सरफराज अहमद, असद शफीक, फवाद आलम, ऐसे बच्चे आगे आते हुए नजर आएंगे अब आपको। अच्छा नवीदुल हसन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 13 साल 12 साल का गैप रहा, इसके बाइस से शायद हमारे पास जो है क्रिकेटर्स निकल कर नहीं आए कराची से, लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी इससे पहले जो काम कर रहे थे लोग, कराची क्रिकेट एसोसिएशन के लोग, उन्होंने भी तो तकरीबन 918 मैचेस कराए, टूर्नामेंट्स कराए उन्होंने मुतअद्दिद, तो क्या समझे उन्होंने भी प्लेयर्स नहीं निकाले? नहीं, प्लेयर्स निकले, लेकिन उसमें अब हम जो स्पेस था ना वो था जोनल क्रिकेट का।
क्लब क्रिकेट में लड़का खेल रहा है 16 साल का, वो एक सिलेक्टेड लड़का है, वो रजिस्टर्ड है, तो आपके पास से खेल रहा है मुसलसल। लेकिन जो नया बच्चा आना है, फ्रेश बच्चा आना, उसने जाना कहाँ है? वो जोनल में, स्कूल क्रिकेट में, जोनल क्रिकेट में ये बच्चे जब आपको आते हुए नज़र आएंगे तो ये फिर आपको जो है ना गलियों मोहल्लों में पान के खोखो वगैरह से हटते हुए नज़र आएंगे। जो बीच में आप देखें, बीच में सिंध एसोसिएशन आ गई थी, तो उस वक्त आप देखें क्रिकेट तबाह थी, पूरे सिंध से 16 लगे लिए जाते थे किसी भी टीम के लिए। अब सिंध से माशाल्लाह से 6 से 8 टीमें होंगी और हर शहर से 16 लगे लिए जाएंगे, तो एक आपके पास लॉट आ रही है, उस लॉट में से आपने अच्छे लगे निकालने, पहले आपने 16 में से निकालने, तब आपने 100 में से निकालने। तो ये डिफरेंस है इसमें। अच्छा डिफरेंस है इसमें, लेकिन अगर हम देखें तो अंडर 13 जो टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा, इसके अंदर आज जोन 6 जोन 7 का फाइनल मैच भी था, क्या रिजल्ट आया नवी साहब? जोन 6 ने चैंपियंस हो गई है, जोन 7 को 45 रन से शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए 120 रन किए थे, जिसके अगेंस्ट में वो 75 रन पर ऑल आउट हो गए। इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि जोन 6 जोन 7 दोनों ही अच्छी टीमें थी, वाइट्स दोनों टीमें का फाइनल खेला, ओवरऑल है, क्योंकि आप जोन 6 की बाकायदा तौर पर कोचिंग भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपने जोन 7 जोन 6 और मुतद्दिद जो जोन थे उनमें नौजवान क्रिकेटर्स को कैसा पाया? और फिर फाइनल में 2 से 3 लड़के ऐसे थे जो ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, जिस तरह अब्दुल्ला एक लड़का निकल कर अब्दुल्ला जावेद है, आइश मलिक है, उसैद है। आइश मलिक ने और अब्दुल्ला जावेद टॉप बैट्समैन है इस टूर्नामेंट के, और आइश मलिक सेकंड नंबर पे बैट्समैन है, और उसैद जो है फास्ट बॉलर है, उनका ताल्लुक भी जोन 6 से, वो भी टॉप बॉलर है। इसके अलावा और बच्चे जोन 5 में अच्छे, थोड़े जोन 4 से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, जोन 7 से निकल रहे हैं। अच्छे बच्चे जहाँ हैं, हमें उन सबको, पूरे 7 जोनों को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर हमने अनफॉर्चुनेटली कराची में देखा है कि यार किसी और का जोन का बच्चा रन कर रहा है, इसकी टांगे खींचना शुरू कर दो। आप बच्चा अगर अच्छा रन कर रहा है तो 7 जोनों के ऑफिशियल्स को मिला के उसको आगे सपोर्ट करना चाहिए, KCCA को, RCA को देना चाहिए, ताकि PCB में एक अच्छी रिपोर्ट जाए बच्चों की। बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट जाए। जावेद साहब, बात कर लें कल के मैच के हवाले से मजीद, जिस तरह कोहली और राहुल की पार्टनरशिप रही 223 रन की, ओवरऑल कैसा देखते हैं, जहां पाकिस्तानी बॉलर बेबस नज़र आए? और फिर आज का मैच जिस तरह अगर देखें तो इस वक्त श्रीलंकन टीम अगर बारिश रुक जाती है तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका आज जो है इंडिया को शिकस्त देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े कम स्कोर पर जो है अब तक हम देख रहे हैं कि 197 9 खिलाड़ी आउट कर दिए। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से कल कोहली ने और KL राहुल ने खेला है हमें, हमारे बॉलरों को, अच्छा वो फेस था कि उस फेस में हारिस रऊफ़ और नसीम शाह जो मिडल ओवर्स कराते हैं, लेकिन अगर ये मैच कंटिन्यू होता तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आता, क्योंकि इसमें जो ये 1 रोज़ा मैच 2 रोज़ा बन गया है, दूसरे दिन से वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो उनको जो टाइम मिल गया ना, वो बहुत अच्छा टाइम मिल गया। उन्होंने जो प्लानिंग थी अपनी मजे से की, नींद पूरी करके दूसरे दिन आकर के ले, और हमारे बॉलर थोड़ा सा रिलैक्स कर गए। रिलैक्स में ये फिर ये कि हारिस रऊफ़ वाला जो झटका लग गया पाकिस्तानी टीम को, वो तो वहाँ से जो कम्बिनेशन ख़राब हो गया, क्योंकि वसीम और हारिस जो मिलके डेथ अवर्स कराते हैं, वो सारा प्लानिंग ख़राब होगी। और आपको पता है कोहली नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको तो मौका मिला। वर्ल्ड क्लास अगर रैंकिंग देखें तो नंबर 10 तक आपके पास है जो है 3 बैटर्स मौजूद हैं ICC रैंकिंग वनडे के अंदर है। बाबर नंबर 1 पर है, नंबर 3 पे इमामुल हक है, नंबर 7 पर फ़खर जमान है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी प्लेयर्स आपका नहीं चल सका 357 रन के टारगेट को जो चेस करना था। बिल्कुल मोइन भाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको पता है कि जब भी बड़ा स्कोर लगता है, हमेशा यहाँ तो मैचेस बहुत क्लोज होते हैं, यहाँ बिल्कुल वन साइडेड मैच हो जाते हैं। ये तो वन साइडेड से भी आगे चला गया, क्योंकि हमारे सिर्फ 4 प्लेयर थे जो डबल फिगर में गए, उसके बाद तो कोई था ही नहीं खेलने वाला, और 2 प्लेयर तो आपको पता वैसे इंजर्ड थे, आए नहीं, आके भी बॉल लग गई। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया श्रीलंका का जो आज मैच चल रहा है, वही इंडिया की टीम है, वही श्रीलंका की टीम है जो 300 साढ़े 300 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत के खेलने आई थी मैच। श्रीलंका ने 81 पे 1 आउट हुआ था इंडिया का, उसके बाद आप देख ले 197 पे 9 हो गए। तो इसका मकसद ये है कि श्रीलंका ने जो है उनको बिल्कुल सही, जैसे स्पिनर सईद आजाद साहब भी बात कर रहे थे, उनके पास क्वालिटी स्पिनर थे। उन्होंने देखे, एक ने असलसंगा ने 5 आउट कर दिए, वालीलिगा ने 4 आउट कर दिए। तो ये सारी चीजें समझ रहे हैं आप कि यही स्पिनर्स पाकिस्तान को भी मुश्किलात में डाल देंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो स्पिनर्स में हम काफी कमजोर नजर आते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें
वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे इंडिया के। देखिए जब 350 रन की टीम जाती ना दूसरा मैच खेलने, तो बिल्कुल उसके कॉन्फिडेंस बहुत हाई होते हैं, उन्हें स्पिनर फास्ट की कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के बॉलर्स ने उन्हें परेशान किया और कंटिन्यू विकेटें गिरती रही, 81 की पार्टनरशिप के बाद आपको पता है 9 प्लेयर आउट हो जाना ये कोई मजाक नहीं है। तो इसका मतलब है वो बहुत अच्छी क्रिकेट कर रहे हैं, जेन्युइन फास्ट स्पिनर खिलाए उन्होंने, और जिसका जो राइट था उसने बिल्कुल वही किरदार अदा किया जिसको वो बॉल दे रहा था, विकेट लेकर दे रहा था। अभी देखिए 197 47 ओवर में उसके बाद बारिश हो गई। अगर बारिश के बाद मैच शुरू होता है तो आपको नजर आता है उनका होम ग्राउंड है, तो हो सकता है कि श्रीलंका आज का ये मैच जीत ले और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बन जाए। नावेदुल अमीन साहब क्या कहेंगे, क्योंकि मैच भी जारी है, आज का जिस तरह पोजीशन है, कल के मैच में थोड़ी सी आपसे भी बात कर लें कि ओवरऑल आपने भी मैच देखा, कहाँ आपको लैक्स करती हुई पाकिस्तानी टीम नजर आई, कप्तानी का फुकदान नजर आया आपको कि एज ए कप्तान बाबर आजम वनडे में कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, कहीं जब प्रेशर आता तो शायद वो हैंडल करने में नाकाम नजर आते हैं। कल तो हमारे ऐसा नजर आया फील्डिंग के टाइम पे भी, जब हमारी इंजरीज तो नहीं हो गई बेचारा कि हम कंफ्यूज थे कि हम अब बैटिंग किससे करेंगे। फिर हमारे पास डेप्थ रवर में बॉल करने वाला कोई बॉलर नहीं बचा था, नसीम शाह हमारे साथ नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे, तो बॉलिंग लाइन की भी कमी थी। फिर बैटिंग तो हमारी वैसे ही जब बड़ा प्रेशर और लेकिन मैंने जिस तरह जावेद साहब से बात की थी कि हम टॉप रैंकिंग आईसीसी की देखें तो हमारे 3 बैटर्स इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, बाबर आजम, इमामुल हक, फ़खर जमान। इसके बावजूद भी शायद हम 128 रन पर आउट हो गए, फिर कोई बैटर्स लंबी इनिंग खेलने में नाकाम रहा। क्या वजह है कि हम क्या प्रेशर इंडिया खिलाफ ऐसे मैचेस में ले लेते हैं जहां पर हमें मैच जीतना चाहिए, तवक्कुआत जब अवाम की बढ़ जाए तो वहां शायद पाकिस्तानी टीम अवाम को मायूस करती दिखाई देती है? नहीं, तवक्कुआत पे तो हमेशा हमारा ये रहेगा, 50-50 रहे हमेशा। हम डरते तो हैं इंडिया के अगेंस्ट, जब भी हमारा होता है कि हम पाकिस्तानी टीम घबराहट का शिकार रहती है। लेकिन अब अगर उस चीज़ को देखें, अपना इमामुल हक हमारे पास हैं, लेकिन अगर इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 10 मैचेस खेले, 10 इनिंग है उनके अब तक टोटल 28 रन है इंडिया के अगेंस्ट। मगर हम ये चीज़ एनालिसिस नहीं करते, जब हमारे अगेंस्ट दूसरी टीमें वर्किंग कर कर आती हैं, वो इस चीज़ की वर्किंग पूरी करके आती हैं कि आया ये बॉलर इनका कहाँ बॉल करता है, इनका बैट्समैन कहाँ शॉट्स खेलता है। हम लोग दोस्ती यारी नहीं बाहर होती, सर आपको पता होगा पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट कसिनो में गई हुई थी एक दिन पहले। बिल्कुल, अगर वो कसिनो में तो फिर उनका फोकस इस तरफ नहीं है ना मैनेजमेंट का, बारिश और कसिनो ये सिलसिला चल रहा था। और पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से अगर बात कर लें तो जिस तरह हम खुद उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में मज़ीद अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए मज़ीद भी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी के इंजर्ड होने के बाद शायद सिलेक्शन कमेटी को स्क्वाड के वर्ल्ड कप के ऐलान के लिए कुछ ताख़ीर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब शायद क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी को तलब कर लिया है, जमान खान को तलब कर लिया है, तो यकीन अब स्क्वाड के लिए भी पाकिस्तानी वर्ल्ड कप के लिए मुश्किलात का सामना करती दिखाई देगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, हम स्टूडियो पे कल के मैच के हवाले से बात कर रहे थे और इस वक्त जो मैच है जारी है श्रीलंका और इंडिया का, इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे। नवीद अमीन साहब से बात कर लेते हैं मजीद, क्योंकि रीजनल क्रिकेट के हवाले से मजीद बात करें। बड़ी तनकीदें 2 प्लेयर्स के हवाले से होती हुई दिखाई दी हैं, क्या कहेंगे उस 2 प्लेयर के हवाले से जो अब्दुल्ला और डैरन फराज के हवाले से बड़ी खबरें आई कि ओवर एज प्लेयर हैं लेकिन परफॉर्म इस टूर्नामेंट के अंदर दोनों करते दिखाई दिए? अच्छा, ये बात तो हर जोन से उठी है, जिसने भी जोन 6 के अगेंस्ट मैच खेला, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस करता हुआ प्लेयर, जैसे मैंने बात की हम टांगे खींचते हैं, सारे हमारे सातों जोनों में अक्सर देखा जाता है। इसी तरीके से अब ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट है, ये बच्चा सिंध का कप्तान था अब्दुल्ला जावेद। आप सामने कैमरे पे दिखा सकते हैं, उसको फ्रंट पे दिखा दें। ये इस बच्चे का बेफाम है, ये सामने आपका कैमरा, आप उसके ये इस बच्चे का बेफाम है, ये इसके वालिदैन के निकाहनामा है, ये पीसीबी की वेबसाइट पे इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये हमने परसों निकाली। लेकिन जो रीजन ने डेट ऑफ बर्थ मांगी थी, कट डेट जो दी गई थी 1 सितंबर 2010 दी गई थी। ये बच्चा है 9 सितंबर 2010, 8 दिन से ये बच्चा खेल गया। अब इसी टूर्नामेंट में 7 साल का बच्चा भी खेला है, जिसने भी क्रिकेट बिल्कुल स्टार्ट की है,
वो टीम आमने सामने आ रही है। एक बच्चा 5 साल 7 साल से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, आपके रीजन का कप्तान रहा है, सिंध एसोसिएशन की टीम का कप्तान है, जो चैंपियंस थे लास्ट ईयर, वहाँ से टॉप बैट्समैन भी रहा है। यानी कि आप पीसीबी को जुटला रहे हैं, पीसीबी के अंदर आप एफिलेटेड हैं, आपका जो रीजन है, और उसी को आप जुटाने में लगे हुए कि यार ये बच्चा ओवर एज है। अब बच्चा अगर परफॉर्म कर देता है समझ, वो थोड़ी को बड़ा बच्चा है। इसी के दारिन फराज है, इसका बॉन्टेज भी साथ लगा हुआ है, पीसीबी का मेडिकल भी साथ लगाया हुआ है। ये मैं इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ कि जो है अगर हम क्रिकेट करा रहे हैं तो फिर हर बच्चे को मौका देना चाहिए। अगर आपकी कट डेट के अंदर एक दिन का भी फ़र्क है तो फिर उस अगर एलिजिबल है वो खेले, फिर उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए कि यार ये परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, दूसरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर दूसरे के लिए आप लिमिट रख दें। अगर 13 साल का है तो 7 साल वाला लड़का क्रिकेट नहीं खेलेगा, 11, 12, 13 एक मुकाबला देखने को मिलेगा। अब उसमें 7 साल वाला बच्चा भी क्रिकेट खेल रहा है, 13 साल वाला बच्चा भी क्रिकेट खेल रहा है, तो फ़र्क तो होता है हर चीज़ में। ये फ़र्क समझने की जरूरत सबको। अब हम भी बहुत सारी चीज़ों पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि जोन 5 से एक लड़का खेल गया जो कि रीजन भी किसी और के नाम से खेल गया। आप जैसे ये एविडेंस लेकर आए, नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सही है, सारे एविडेंस लगे हुए हैं। अब इनको अगर झुटला रहे हैं, वो एक होता है ना तनकीद बराए तनकीद, तो कुछ लोगों का ये आप समझ रहे हैं कि उन्होंने ये ड्यूटी पकड़ी हुई है कि तनकीद बराए सिर्फ तनकीद करनी है। जब आप ये प्रूफ लेकर आए तो अब तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट देख ले, लाइव जा रहा है, उन्होंने देख नहीं, भी ये होंगे, उन्होंने देखे भी तो है। ये है मजे की बात ये है एक्सक्यूज करेंगे कि सेमीफाइनल से पहले सेक्रेटरी साहब ने चारों टीमों की स्क्रूटनी रख दी थी कि चारों टीमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर आएंगी। वही जोन 6 था जिसने उस दिन स्क्रूटनी कराई, अपने तमाम बच्चे क्लियर करे। बाकी तीनों टीमों की स्क्रूटनी ग्राउंड में हुई सेमीफाइनल वाले दिन। यानी कि आप अपने बिल्कुल शफाफ होती हुई नजर, इस पे मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रो में जिस तरह कहा था कि कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे। तो इस वक्त ओलंपियन रशीदुल हसन साहब गोल्ड मेडलिस्ट हमें ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पे। बड़ी बुरी खबर आ रही है हॉकी के हवाले से। अगर बात कर लें ओलंपिक क्वालिफाई के हवाले से, जो मैचेस पाकिस्तान में होने थे रशीदुल हसन साहब, अब वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। क्या समझते हैं कि इसका नुकसान पाकिस्तान हॉकी को कितना होगा, और फिर ये आपस की लड़ाइयों के बाइस शायद ये मेजबानी हमसे छीनती हुई दिखाई दी? जी शहजादा मीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, जो खबरें भी आ रही हैं उसमें यही है कि जो यहाँ पे आपस में जो आपस में लड़ाई है, फिर अपना स्पोर्ट्स बोर्ड ने कभी डी नोटिफाई किया हुआ है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ अपना जो प्लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे को गिराने के चक्कर में है। ये इसका सरासर नुकसान अपना पाकिस्तान की हॉकी को हो रहा है। यकीन करें कि बीइंग ओलंपियन एक बहुत ही खुशी हुई थी जब ये पता चला कि 27-28 साल के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, और इसका बहुत बड़ा इवेंट ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड हो रहा था। लेकिन आज जिस खबर का पता चला है, जो सुबह से हम अपना परेशान है कि ये क्या पाकिस्तान की हॉकी के साथ हो रहा है, और ये बहुत ही बुरा शुगून है पाकिस्तान की हॉकी के लिए। आपको पता है कि पहले ही पाकिस्तान की हॉकी किस नहज पे पहुंच चुकी है, आपस में ओलंपिक्स की लड़ाइयां, कुश्ती के लिए लड़ाइयां, और इससे हॉकी के जो जंग से कहाँ सामने आएंगे। यहाँ पे इनकी आपस में लड़ाई नहीं खत्म होती, सोशल मीडिया के ऊपर ही नेगेटिव खबरें चलती हैं हॉकी की, इसी तरह चैनल के ऊपर भी चलती हैं। लेकिन ये इवेंट का जो अपना वापस जाना, पाकिस्तान से छिन जाना, तो ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बेइज्जती है। देखिए पाकिस्तान बिल्कुल जो भी एक पोजीशन है, जिसका भी आपका रैंकिंग है, लेकिन पाकिस्तान कम से कम 4 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। आज तक किसी अपना मुल्क ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, ये हमारे पास पाकिस्तान के मौजूद है। उसके साथ साथ हम 3 ओलंपिक अपना गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, फिर हम 7 एशियन गेम्स हैं, 3 चैंपियंस ट्रॉफी है, 3 एशिया कप है। इतनी हमारे पास हमारी बेल्ट में अपना मेडल्स हैं, और ये फिर जो सिल्वर मेडल और ब्राउन्ज मेडल इसके अलावा है। तो ये बहुत ही एक बीइंग ओलंपियन जिसे अच्छे टाइम पे हॉकी खेली हो, कामयाब दौर देखा हो पाकिस्तान की हॉकी का, तो इतना पेनफुल है कि बयान नहीं किया जा सकता। रशीदुल हसन साहब, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और कितना आप खून के आंसू रोते दिखाई देंगे जब ये चीजें होती हुई दिखाई दें हॉकी के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि बयान करना इतना मुश्किल है। सुबह से एक अजीब सी कैफियत है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं वो हमारे पाकिस्तानी है तैयब इकराम साहब। बेशक हमारे मुल्क में आपस में जो भी लड़ाई हो रही है, जो भी अपने प्रॉब्लम्स हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन इस इवेंट को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट तैयब इकराम साहब को पूरी फाइट करनी चाहिए थी।
हर हाल में साइन करनी चाहिए थी। पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो अपोजिशन है, इनको बिठा के इनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई आप अपने इख्तिलाफात छोड़ दें, जब तक ये ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड नहीं खत्म होता उस वक्त तक अपना इस जो म्यूजिकल चेयर हो रही है इसको खत्म कर दें। कितना अरसा से हम सुन रहे हैं जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, फलां सेक्रेटरी जा रहा है, फलां वापस आ रहा है, तो ये एक अजीब सी कश्मकश थी। तो कभी मुझे तो किसी अपना जो होटल में मीटिंग हो रही है, कभी किसी होटल में मीटिंग हो रही है कांग्रेस की। क्या ये खेल क्या खेला जा रहा है हॉकी के साथ? मैं तो वही तो कह रहा हूं ना कि ये चाहिए ये था कि सारे इकट्ठे बैठते ये कहते कि एक अपना जो इवेंट हमें इंटरनेशनल इवेंट मिला है इससे पूरा प्लेयर भी बढ़ता है। जब आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें यंगस्टर देखते हैं, टीवी के ऊपर मैच आते हैं, तो नेचुरली अपना टर्न सामने आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और ये अब तो अपना पाकिस्तान के पास से ये एक इवेंट चले गया है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? बस हम दिए ओलंपियड अपना यही अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम नहीं लिया। ना अपोजिशन ने, ना जो सीट के ऊपर बैठे उन्होंने। इनको चाहिए था कि इस इवेंट के लिए कम से कम खामोशी इख्तियार कर लेते। बिल्कुल रशीदुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त बात कह रहे थे कि इस इवेंट के लिए कम से कम दोनों अपोजिशन को भी खामोश रहना था, दौरे इख्तियार में जो लोग हैं उनको भी खामोश रहना था, ताकि ये इवेंट हो जाता। पाकिस्तान की एक मेज़बानी मिली थी काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान की मेज़बानी छीन गई। हॉकी के हवाले से एक बुरी खबर जरूर थी। रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। दोबारा नवीदुल अमीन साहब की तरफ आते हैं। नवीद साहब, रीजनल क्रिकेट की बात हो रही है ओवरऑल है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी बातें आज मैंने खुद जावेद साहब से, सेक्रेटरी जो हैं रीजनल के, उनसे मैंने बात की तो उनसे मैंने एक सवाल किया कि कराची के अंदर ग्राउंड्स कम है, लेकिन मुख्तलिफ जोन्स के हवाले से अगर बात कर लें तो आपके पास एकेडमीज के लिए जो है प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई नेट मौजूद नहीं है। इसके लिए क्या काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं? देखें, ग्राउंड्स तो कराची में बहुत है, मगर केएमसी ने वापस ले लिए। अब जब जोनल और जोन्स आ गया वापस, आपका रीजन वापस आ गया है, तो केएमसी और पीसीबी का मुआहदा वापस कर देना चाहिए और जोन ऑफिशियल्स के हवाले ग्राउंड करके अकेडमी उनके हवाले कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं सरफराज अहमद अकेडमी भी देखता हूँ, तो हमारे ग्राउंड में भी आपको पता होगा बीच में डिस्प्यूट चल रहा था कॉलेज के साथ, तो अभी हम अपनी अकेडमी बफर जोन में अफजा क्रिकेट ग्राउंड है उसकी मेन पिच पे करते हैं, ठीक है। और मेन पिच के ऊपर हमें नेट लगानी है दी हुई। मतलब देखें, शेख सलाउद्दीन साहब हैं जो सबका एमएन है, अगर वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एक बंदा खड़ा होकर हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, अगर यही लोग जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, अगर ये लोग एक एक ग्राउंड, दो ग्राउंड ऐसे लोगों को दे दें कि ठीक है भाई आप केसीसी ले ले, आरसीए के ले ले कि भाई ग्राउंड ले लिए, अकेडमी बनाए, उन लोगों को दे जो अकेडमी पे काम करना चाह रहे हैं, ना कि जो रनिंग के लगे हुए सिर्फ पैदागिरी में लगे, उनको ग्राउंड ना देने चाहिए, ना ही उनको अकेडमी बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। जैसे कि इस टूर्नामेंट के दरमियान भी बहुत सारी बातें आई कि भाई सारे अकेडमी के बच्चे खिलाए जा रहे हैं, ठीक है, अपनी अकेडमी के बच्चे जोन के अकेडमी से खिलाए, जोनल खिलाई जा रहे हैं और उनसे भी पैसे भी लिए जा रहे हैं। कुछ आवाज़ें हैं, जब एविडेंस होगी फिर इंशाल्लाह अपने सेक्रेटरी साहब की आगे भी रखेंगे और अगर वहाँ नहीं सुनवाई हुई तो फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज़ करेंगे। अच्छा, क्लब लेवल पर कितना काम करने की अब ज़रूरत है? क्लब लेवल पे तो सर आपको समझ लें आप बहुत पीछे हैं। जैसे कि माजी अगर देख रहे हैं तो क्लब लेवल से ही क्रिकेटर्स निकल कर आया करते थे कराची के। देखें, क्लब क्रिकेट इसलिए हमारी तबाह है कि रात भर हम सारे क्रिकेटर्स जाग रहे हैं, सही। जो सुबह पहले मैच 40-50 ओवर का खेला करते थे 20 ओवर पे हो गई। क्लब क्रिकेट की जगह ले ली मल्टीनेशनल क्रिकेट ने, सही है। लड़का 1000-2000 रुपये के पीछे क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसलिए आपके पास कराची से लड़का, एक बहुत बड़ी वजह ये है जो पिछले 8-10 साल में कम हुई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लड़का 2000 रुपये के पीछे भाग रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी बनते। इसकी ताज़ा मिसाल अगर हम देख लें नवीदुल अमीन साहब है तो ताबिश खान, और उसके बाद आखिरी अगर स्टेज देखें तो मीर हमजा, उसके बाद कोई आपके पास कराची का ऐसा कोई बॉलर नज़र नहीं आ रहा है कि हम शायद इस पर रिलाइव कर सके कि ये पाकिस्तान खेल जाएगा। सर आप देखें, आपको बड़ी क्रिकेट का बैट्समैन भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। सऊद शकील मेरे को लगता है आखिरी बैट्समैन है जो आपकी लंबी क्रिकेट खेलेगा कराची से। इसके बाद आप बताएं कि कराची से लंबा तबाह करने में किन लोगों का हाथ है? तबाह करने में देखें, मैं आपको बताऊँ, तबाह करने में किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले सब ने तबाह किया, हम सब ने तबाह किया इसको। हर कोई अपने पेट से लगा हुआ है, किसी ने कराची के बच्चे का नहीं सोचा, सही है ना। कोई सोचता है तो उसकी काट सब करने लग जाते हैं कि यार ये गलत कर रहे हैं। चंद दिन पहले जैसे कि आपके प्रोग्राम में बात हुई थी, आजम भाई भी आए तो उससे पहले भी एक वही चील वाली बात हुई थी। भाई अगर बच्चा मेरे पास सिक्योर है ना, अगर मैं उसको क्लब में सही चीज़ें दे रहा हूँ और उसको पता है कि मैं उसके लिए लड़ भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, तो लड़का उड़ के कहीं भी नहीं जाएगा।
अगर मैं लड़के को बोलूँ कि भाई आपने सुबह मेरे पास नेट करना है, शाम में अन्नू भाई ग्राउंड पे मैच है, एकेडमी के बच्चों को आपने बोल लिया बाहर रोड पे बॉल जानी है तो आपने लेकर आनी, शाम में ड्यूटी दोगे और वही बच्चा शाम में अंपायरिंग करेगा आधी फीस में। अगर आप पूरे अंपायर को पूरी फीस देनी है ऑफिशियल अंपायर को, उसका भी हक मार रहे हैं आप लोग, बच्चे का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्रिकेटर को अंपायरिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे हुआ है जोन 7 में होता रहा है। बिल्कुल नवीदुल अमीन साहब मजीद भी बात करेंगे आपसे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है मैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर है बदियुल जमा साहब ने। बदियुल जमा साहब है, क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम की कल के हार पर? देखिए, हार पर तो यही कहा जा सकता है एक तरफ बरसात थी और बरसात थमी तो फिर जो है वो भारतीय जो बल्लेबाज है उनकी रन की बरसात शुरू हो गई और ऐसा ही हुआ और समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक है और वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाजों के सामने किस तरह से एक्सपोज हुआ आपने सामने देख लिया, चाहे वो शाहिन अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो या नसीम शाह हो, फिर फहीम हो या फिर शादाब हो। तो इस तरह के देखें हम अपनी जो चीजें होती हैं इनको पहले से डिस्क्लोज कर देते हैं और हम बवेला मचाना शुरू कर देते हैं कि हम नंबर 1 है और हमारे बॉलर्स नंबर 1 है। देखिए, आप मैदान में जब उतरते हैं तो हर दिन एक नया होता है। एक दिन अगर आपने 10 आउट कर दी तो जरूरी नहीं है कि आप अगले दिन भी 10 आउट करेंगे, आपने एक प्लानिंग करनी होती है। जब आपने पहला अगर मैच है जिसमें बारिश हो गई थी, इंडिया ने 266 रन स्कोर किए थे, तो हमने तो वहीं से बवेला मचाना शुरू कर दिया था कि भाई हम जीत गए। अबे भाई, अभी तो जो दूसरी इनिंग्स है वो तो शुरू होने दो, उनके पता तो चले कि उनके बॉलर्स को आपके बल्लेबाज कैसे खेलते हैं। तो कल वो भी आपने नतीजा देख लिया। इससे पहले शहजादा भाई जितनी भी हम क्रिकेट खेले हैं, श्रीलंका से खेले, जिम्बाब्वे से खेले, न्यूजीलैंड से खेले, जिससे खेले उन्होंने अपनी बी टीमें यहाँ भेजी है भाई। कोई नंबर 1 क्लास का बैट्समैन यहाँ पे वो बॉलर उनका नहीं आया, उसके अगेंस्ट हम जीत के ये कहते रहे कि हम नंबर 1 है। आप अफगानिस्तान से सीरीज जीते हैं, आप इंग्लैंड से या दूसरे ममालिक में जाकर उनसे। अच्छा बदी साहब ये बता दें कि अब हमारे 2 फास्ट बॉलर अनफिट हो गए, फिर आगा सलमान को भी सर पे चोट लग गई है। 3 अगर देख लें तो इस स्क्वाड के अंदर 3 खिलाड़ी हमारे अनफिट हो चुके हैं एशिया कप के मैचेस के दौरान। फिर हमने 2 फास्ट बॉलर्स को तलब कर लिया है, शाहनवाज दानी है, फिर जमान खान टीम को ज्वाइन करेंगे। जब हम माजी में अगर देख लें तो वहां पर हमें इन खिलाड़ियों को मदद नहीं मिलती थी, मौका नहीं फराहम किया जाता था। आज वो दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। माजी में हम यही कहते रहे कि हम फास्ट बॉलर्स को जो भरपूर तौर पर मौका दें, लेकिन वो मौका हम नहीं दे रहे थे लूज टीमों के अलावा। आज इसका नुकसान शायद अब हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है और वर्ल्ड कप करीब होने की बिना पर इस बेस पर आपके 2 यंग फास्ट बॉलर अनफिट हो गए। देखिए, हम तो आज से नहीं बोले, हम बड़े अच्छे से बोल रहे हैं कि भाई शाहिन शाह, आरिस और नसीम को आप इतना मुसलसल तीनों फॉर्मेट में ना चलाएं, ये कल आपको नुकसान दे होगा। लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ टीम मैनेजमेंट की कोई नहीं सुनता यहाँ, क्योंकि सब इस वक्त पावर जो है वो प्लेयर्स की पावर है। अगर आप शाहिन शाह अफरीदी को कहेंगे कि बैठिए, वो बोलेगा भाई मैं खेलूंगा, आप उसके सामने बोल नहीं सकते। ऐसे ही हारिस रऊफ है, ऐसे ही नसीम शाह है। तो कुछ लोग जो है वो कप्तान की पसंद नापसंद के भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने बाबत से, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ही पूछा था कि भाई आप अपने इन बॉलर को रेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं कि कल अगर आपका कोई बड़ा इवेंट आ जाता है तो उसमें क्या होगा। आप देख लें, आप एशिया कप के दौरान ये दोनों जो है इनफिट हो गए, क्या पता ये वर्ल्ड कप से पहले मुकम्मल फिट होते हैं या नहीं होते। तो फिर नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तान टीम का हुआ, नुकसान पाकिस्तान का हुआ। तो अगर आप इनको, और सबसे बड़ी बात है, आप मुसलसल इनको लीग की इजाजत दे रहे हैं। कोई जाके D10 खेल रहा है, कोई जाके कैरिबियन लीग खेल रहा है, कोई जाके लिंकन लीग खेल रहा है, कोई एमिरेट्स लीग खेल रहा है, कोई अमेरिका में, क्योंकि पैसा है। और ये सारी क्रिकेट अब पैसे की चमक दमक हो गई है। तो उस पैसे की चमक दमक को देखकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कम और लीग की को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ये चीजें अगर आपने पाकिस्तान टीम को आगे के लेके जाना है तो आइंदा जो मुस्तकबिल है उसको रोकना पड़ेगा। आपने अपने जो स्ट्रेंथ है उसको आपने बचा के रखना होगा। अगर एक को अगर आप वनडे खिलाते हैं तो उसको टेस्ट मैच से बचाएं, अगर उसको टेस्ट खिलाते हैं तो उसको वनडे और T20 से बचाएं। भाईजान, दुनिया भर की टीमें अब यही कर रही हैं, अपने फास्ट बॉलर्स को जो है वो टेस्ट फॉर्मेट से और वनडे और T20 फॉर्मेट को अलग अलग कर दिया है ताकि उनके बॉलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लंबी क्रिकेट खेल सके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल है बदी साहब, हमारे पास टाइम कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। नवीदुल अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज़ होने वाला है। इसके हवाले से एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची गोल्फ क्लब में मुनक्किद हुई। इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी देखते जाए। 27वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब का कराची गोल्फ क्लब में इनेकाद किया गया। कमोडोर कराची रिटायर एडमिरल मोहम्मद सलीम इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने रिबन काटकर और बॉल को हिट लगाकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। चैंपियनशिप के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमोडोर कराची रिटायर एडमिरल मोहम्मद सलीम का कहना था कि मुल्क भर से 600 से जायद खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप कुल 6 कैटेगरीज में खेली जाएगी। ये टूर्नामेंट 1995 से कौमी गोल्फ सर्किट का एक बाकायदा और बड़ा इवेंट बन चुका है। तकरीब में सिविल व मिलिट्री अफसरान और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। Adam Securities is the Pakistan's financial brokerage house.